आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रारंभिक कक्षा के अंतर्गत भारत के संविधान के सुलेखक और चित्रकार के बारे में। यद्यपि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और सामान्य तौर पर संविधान की क्लासेस में इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन इससे संबंधित सवाल भी किसी न किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी जाएगी, और वो जानकारी इस तरह से होगी कि जब हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है वो ना तो प्रिंट किया गया ना ही टाइप किया गया, बल्कि मूल संविधान पहले जो है वो इंग्लिश में लिखा गया और बाद में हिंदी में और हाथ से लिखा गया था। इस बात को समझिएगा कि पूरे भारत का जो संविधान था उसकी अगर मूल प्रति की बात की जाए तो वो पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में, और वो भी हाथ से लिखा गया। और वो हाथ से लिखने वाले जो भी व्यक्ति थे उसको कैलीग्राफर्स कहा जाता है। कैलीग्राफर याद रखिएगा, इसको सुलेखक कहा जाता है। सुलेखक का मतलब ये हो गया कि वास्तव में देखिए, हाथ से जो लिखा या इंक और पेन से जो कह सकते हैं स्याही से लिखने की अपनी अपने तरीके होते हैं। ठीक है, हम लोग सामान्य तौर पे सुलेखक नहीं, हम सब कैलीग्राफर नहीं है, हम सब जस्ट लाइक बातों को लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में जो सुलेखक होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन होता है किसी बात को हाथ से ही लिखने का, और इतना खूबसूरत जो है वो क्या है कि लिखा जाता है। पहले ध्यान रखिएगा, जब जो है टाइपिंग का कह सकते हैं कि जब चलन नहीं था, जब प्रेस का चलन नहीं था, तो जो हैंड स्क्रिप्ट होते थे, जो मेनू स्क्रिप्ट होता था, वो मेनू स्क्रिप्ट वास्तव में सुलेखक ही तैयार करते थे, और उसी के लिए इंग्लिश में जो शब्द है वो कैलीग्राफर कहकर पुकारा जाता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत का जब संविधान लिखने की बात आई तो उसको हाथ से ही लिखा गया, और पहले इंग्लिश में लिखा गया, बाद में हिंदी में लिखा गया। तो सवाल ये उठता है कि वो कैलीग्राफर्स कौन थे। ठीक है, वो कैलीग्राफर्स कौन थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, और आपको पता है, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये सब जो है नई जानकारी है जो सामान्य तौर पर डिस्कस नहीं किया जाता और ना ही सामान्य तौर पर आपने सुना होगा। तो हम उसके बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे, और साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य थे केटी शाह। तो केटी शाह ने भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद से उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं भारत का संविधान जो इतना ऐतिहासिक है उसमें क्यों ना कुछ तस्वीरों का अंकन किया जाए, क्यों ना उसमें चित्रकारी की जाए, और उस चित्रकारी में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं, महत्वपूर्ण जो इवेंट्स है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उसको क्यों ना चित्रित किया जाए, क्यों ना रिफ्लेक्ट किया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह बात पसंद आई केटी शाह की, और तब फिर उसमें चित्रकारी की भी जो है वो क्या है कि कोशिश हुई, चित्रकारी भी की गई। तो उसमें जो चित्रकारी है, अगर आपने भारत के संविधान की जो मूल प्रति है उसका अगर कवर पेज देखिएगा, उस कवर पेज का डिजाइनर, ठीक है, उसमें देखिएगा कि उसमें जो भारत के जो नेशनल एम्बलम है, उस नेशनल एम्बलम का अंकन जो है उसकी चित्रकारी किसने किया। इसी प्रकार जब प्रीफेस वाला पेज आप देखिएगा तो प्रीफेस केवल लिखा नहीं गया, उसके चारों तरफ जो कह सकते हैं आउटलाइन, जो हाशिए बनाए गए, वो सब भी बहुत ही बेहतरीन उस पर चित्रकारी है। तो उसके बारे में आज की इस क्लास में जिक्र करेंगे। और आप इतना समझ जाइए कि भारत के संविधान की जो मूल प्रति थी उसमें करीब करीब 250 पेज के आसपास का होगा। ठीक है ना, तो 250 पेज के आसपास का होगा। हर एक पेज का चित्रण करना ये कठिन काम था। तो इसमें क्या किया गया, इसमें निर्णय ये निकाला गया कि भारत के संविधान के जो 22 भाग हैं, उस 22 भाग, हर भाग की जो शुरुआत वाला पन्ना है, उस पन्ने को जो है वो क्या है कि कलर किया जाए और उसमें तस्वीर बनाया जाए, और फिर वो 22 जो है भाग में 22 भाग वाला जो पहला पेज था उस पहले पेज को चित्रकारी किया गया। तो वो सारे जो है पेंटर्स कौन थे जिसने चित्रकारी की, ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सवाल है। और इसे कहीं ना कहीं केवल संविधान के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे देश का संविधान है वो संविधान जो दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान है, जो अपने आप में जो है हमारे देश का संविधान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करिए, जिसने आज जितने आज़ादी के बसंत उसने देखे उतने ही आज़ादी के बसंत हमने भी देखे, लेकिन हमारा संविधान चट्टान की तरह अपने पथ पर जो है मतलब कह सकते हैं कि अपने मार्ग में टिका हुआ है, अपने जो है कह सकते हैं स्थान पर टिका हुआ, सॉरी और उसके
कह सकते हैं कि प्रावधानों की तरह आज हमारे देश दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे व्यवधान भी आए, लेकिन किसी न किसी रूप में वो अपना वजूद जो है बनाए रखने में कामयाब है, चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान कितना ग्रेट, कितना महान हो जाता है। और इस वजह से उसमें जो तस्वीर बनाए गए, जाहिर सी बात है इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और अगर हम जानकारी नहीं, देखिए जब भी हम भारत के संविधान के मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो उसमें साफ तौर पे लिखा है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, उसके राष्ट्रीय ध्वज और उसके राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो ये शुरुआत के जो दो मूल कर्तव्य हैं, यह जाहिर सी बात है कि ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हम भारतीयों का ये कर्तव्य है, हम भारतीयों का ये दायित्व है कि हमारे जो राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन सेनानी को याद रखें, उनके विचारों को हृदयंगम करते हुए उनको कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि अपने जीवन में अपनाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि उन महान विभूतियों को अगर हम भूल जाएंगे तो ये हमारे देश और उन महान विभूतियों के द्वारा देश को दिए गए योगदान को एक प्रकार से भुलाना होगा। तो वो कौन कौन से लोग हैं इसके बारे में आज के क्लास में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा, यकीन मानिए कि जो प्रेजेंटेशन है ना, ऐसा प्रेजेंटेशन फिर कभी आपने नहीं देखा होगा। और ये निश्चित रूप से अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती ही कही जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर अब यहां पे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए हमने बहुत ही आराम से और आसानी से जिसे समझा जा सके उस शैली में बनाया। देखिए 24 जनवरी 1950 हमने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई थी, जो एक औपचारिक बैठक थी। यानी संविधान निर्माण का जो कार्य था वो 11 सेशन में, 11 बैठक में समाप्त हो गई। 12वीं जो बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी वो बैठक एक फॉर्मेलिटीज था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो है घोषणा की गई और साथ में संविधान पर सिग्नेचर किया गया था। उसमें सबसे पहली बात 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन बना, इसी तरह से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बना। इसी तरह से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारत के राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का ऐलान हुआ। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान की जो मूल प्रति थी उस पर सिग्नेचर हुआ। उस पर संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर किया था। तो सिग्नेचर किया तो वो 24 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 24 जनवरी के दिन अब यहां पे समझिए कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि उसमें सर्वप्रथम जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर जवाहरलाल नेहरू का था, 25वें नंबर पर बाबा साहब अम्बेडकर का था और सबसे अंत में किनका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। तो इसमें जो 3 प्रति थी ना वो हस्तलिखित प्रति हिंदी हो गया, दूसरा हस्तलिखित प्रति इंग्लिश है, यानी ये सब मैन्युस्क्रिप्ट थे। और पहले ध्यान रखिएगा, पहले इंग्लिश में लिखा गया फिर हिंदी में लिखा गया, और एक जो है अंग्रेजी में जो मुद्रित है जो प्रति, जो देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यालय द्वारा मुद्रित किया गया था, वो तीसरी प्रति थी। यानी 2 प्रति जो है मैन्युस्क्रिप्ट था, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, और इंग्लिश वाले जो है उसको प्रिंट भी कराया गया था देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यालय द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के सुलेखक और चित्रकार, कैलीग्राफर एंड पेंटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देश का मूल संविधान ना तो टाइप किया गया और ना ही प्रिंट किया गया, इसे हाथ से पहले अंग्रेजी में और बाद में हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बाद में हिंदी भाषा में लिखा गया। अब कौन कौन लेखक हैं इस बात को समझिएगा कि हिंदी भाषा के लेखक का जहां तक सवाल है, क्या हुआ लिखने की जब बात आई तो इसकी जिम्मेदारी की कौन कैलीग्राफर होगा, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसकी जिम्मेदारी संविधान सभा ने किसको दिया था, बदरुद्दीन तैयब जी को। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में आपको पता होगा कि ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस, भारतीय INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपको पता होगा। ठीक है,
पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये सब राष्ट्रवादी मुसलमान थे, ठीक है ना। ये राष्ट्रवादी मुसलमान थे जिन्होंने कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसमें बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे जो भारत का किसी भी सूरत हाल में विभाजन नहीं चाहते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जो अलगाववादी जो रुख था, वो जो सेपरेशन का जो उनका जो कह सकते हैं मूवमेंट था, वो मूवमेंट इतना सर चढ़कर लोगों में बोल रहा था कि आम मुसलमान जो थे वो कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो अलगाववाद के जो भारत का विभाजन चाहते थे पाकिस्तान के रूप में, वो सब तो मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों से प्रभावित हो गए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे जो राष्ट्रवादी मुसलमान जो हिंदुस्तान के थे, उनकी बातों को आम मुसलमानों ने नहीं माना और इस वजह से क्या हुआ, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। तो ये भारत का हमेशा से दुर्भाग्य रहा है कि जो अच्छी बातें करते हैं हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो कह सकते हैं कि जो अलगाववाद की बात करते हैं हम उन पर ध्यान देने लगते हैं, और विभाजन, एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो एक चुनौती जो है वो बनकर सामने में आने लगता है। तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि जो सुलेखक जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे, और इन्होंने ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आपको पता होगा 1887 एडी में मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। अब यहां पे देखिए समझिए कि हिंदी में किसने लिखा। हिंदी में लिखने का श्रेय जो कैलीग्राफर है वो बसंत कुमार वैद्य को जाता है। इसके पहले थोड़ी बात अधूरी रह गई कि जो बदरुद्दीन तैयब जी संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, बदरुद्दीन तैयब जी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप जो है वो क्या है कि जो भी कैलीग्राफर आपको लगता है कि ये बेहतर तरीके से लिख सकता है, उसके सिलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी होगी। और बदरुद्दीन तैयब जी ने फिर बहुत सारे कैलीग्राफर का इंटरव्यू लिया, उनके जो है हैंडराइटिंग को देखा, और उसके बाद फिर उसमें दो व्यक्ति की, दो शख्सियतों का जो है चयन किया, बसंत कुमार वैद्य और प्रेम बिहारी, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ठीक है, इन दो का चयन किया गया। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा का काम इंग्लिश में लिखना था, जबकि बसंत कुमार वैद्य का काम जो है उसको हिंदी में लिखना था। वही यहाँ पर लिखा है। हमने तस्वीर खोजने की कोशिश की कि जो है बसंत कुमार वैद्य का मिले, लेकिन वास्तव में इंटरनेट पे जो हमने देखा कि आसानी से वो कहीं में मिल नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा की जो है वो तस्वीर मिली, हमने लगाया, हमने कोशिश किया आप तक पहुंचाने का, आपको देखने का कि आप उनका भी नाम याद रखिए और चेहरा भी पहचाने, तो और क्या मतलब कह सकते हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी, ट्रिब्यूट क्या हो सकता है, ठीक है। तो बसंत कुमार वैद्य ये मूल रूप से नासिक के रहने वाले थे और गवर्नमेंट कॉमर्स प्रेस के एक कर्मचारी थे, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा इस कार्य के लिए, ठीक है, ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा, और इस कार्य के लिए इन सब का चयन किसने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी ने। संविधान लिखा गया था कौन से पेपर पर, ध्यान रखिएगा, उस पेपर को मिलबॉर्न लोन कागज, मिलबॉर्न लोन कागज कहकर पुकारा जाता है, जो बहुत दिनों तक जो है वो कह कि सुरक्षित रह सकता है। तो ये एकदम याद रखिएगा कि हिंदी में किसने लिखा, ठीक है, और इंग्लिश में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा था, ठीक है। और इस सब का जो चयन किया गया था वो किनके द्वारा, संविधान सभा के किस एक सदस्य के द्वारा किया गया था, तो उसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इसके बाद देखिए संविधान पर भारतीय सभ्यता का चित्रण। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने 1905 का लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के बारे में आपने सुना होगा, जिसके विरोध में भारतीयों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसे भारत का प्रथम नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, पहला मास मूवमेंट कहकर पुकारा जाता है, और वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन या भंग आंदोलन कहा जाता है, और उसे ही बहिष्कार आंदोलन कहकर भी पुकारा जाता है। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहकर पुकारा जाता है। तो स्वदेशी का जो जहां तक राग या कह सकते हैं स्वदेशी के भाव को अपनाने की बात थी, तो उसको उद्योग धंधों में अपनाया गया, ठीक है। साथ में ध्यान रखिएगा कि कला के क्षेत्र में भी, विशेषकर पेंटिंग में भी इसका इंपैक्ट देखा गया, और विशुद्ध रूप से जो भारतीय जो चित्रकला थी उस चित्रकला को अपनाने की कोशिश जो है वो हुई। और इस क्रम में क्या हुआ, अमरिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो क्या हुआ कि कला
कला पर स्वदेशी प्रभाव दिखाने के लिए, ठीक है, क्या हुआ कि अवनींद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी, भारतीय प्राच्य कला संस्थान, ठीक है, भारतीय प्राच्य कला संस्थान, पहले समझ लीजिए, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहा गया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की थी, ठीक है। इस भारतीय प्राच्य कला संस्थान का जो उद्देश्य ये था कि भारतीय कला पर, ठीक है, भारतीय कला पर जो विदेशी प्रभाव है, ठीक है, भारतीय कला पर जो विदेशी प्रभाव है उसको समाप्त करना, यानी विदेशी प्रभाव से मुक्त स्वदेशी कला के रूप में परिवर्तित करना, स्वदेशी कला बनाना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कला को स्वदेशी बनाने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी, जिसको भारतीय प्राच्य कला संस्थान, यहाँ प्राच्य का मतलब होता है पूर्व, यानी कि हमारा देश जो है पूर्व में स्थित है ग्लोब में, तो ऐसी स्थिति में ये प्राच्य संस्कृति होगा। और भारतीय कला पर अंग्रेजों के आगमन की वजह से जो विक्टोरियन युग की कला का जो इम्पैक्ट पड़ा था, उस कला को क्या करना, उस विदेशी प्रभाव से मुक्त कर उसे विशुद्ध रूप से स्वदेशी बनाना, इसकी बहुत सारी कोशिशें स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई। उसी में से एक कोशिश अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। उन्होंने एक संस्था बनाई, भारतीय प्राच्य कला संस्थान, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जिसका मकसद ही था भारतीय कला को विशुद्ध रूप से स्वदेशी कला बनाना। और ये क्या करते थे, ये अपनी संस्थान की तरफ से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे, उस स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप भी देते थे, ठीक है। और इसके प्रथम स्कॉलरशिप, ध्यान रखिएगा, नंदलाल बोस को मिला था। ये 1905 से 10 के बीच की बात है, आप समझिए। इसके बाद क्या हुआ, अवनींद्रनाथ टैगोर की तो बीच में ही डेथ हो गई थी, लेकिन नंदलाल बोस, जब हमारे देश का संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ, उस समय नंदलाल बोस जो है वो जीवित थे, और विश्व भारती जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया, उसके वो आचार्य थे, वहां के कला के आचार्य थे। तो जब केटी शाह ने जब भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि हम सबको संविधान का जो पन्ने हैं, संविधान के पन्ने को भी जो है उससे भी चित्रित करना चाहिए, हमारे संविधान का कवर पे चित्रित होना चाहिए, तो इस पर क्या हुआ कि फिर नंदलाल बोस, जो उस समय तक बहुत मंझे हुए चित्रकार बन चुके थे, उनके अपने टीम थी और उनके अपने स्टूडेंट्स थे, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स थे, जिनको कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ना सिर्फ ज्ञान था बल्कि उसकी तस्वीर उकेरने में भी जो है वो काफ़ी माहिर थे। तो नंदलाल बोस से जो है वो कांटेक्ट किया गया, नंदलाल बोस ने हामी भरी और फिर जो है उसकी पेंटिंग का एक दौर, एक सिलसिला जो है वो प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वो नंदलाल बोस का जो इतिहास जो 1950 में उन्होंने भारत के संविधान के चित्रित करने का प्रयास किया उनके शिष्यों ने, तो वो जो है यहीं से उनका एक प्रकार से उद्भव हुआ। उस समय ये स्टूडेंट्स थे, ठीक है, लेकिन उनके मेरिट जो है या उनकी प्रतिभा यहीं पर जो है वो झलक दिखती है उनकी, ठीक है, और इसलिए उनको फर्स्ट स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। तो नंदलाल बोस उनके शिष्य, ठीक है, नंदलाल बोस एवं उनके शिष्यों ने, पहले यहां पे समझिए, संविधान पर भारतीय सभ्यता का चित्रण, याद रखिएगा कि विचार किनका था, केटी शाह का, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार कर लिया था। चित्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई किनको, नंदलाल बोस और उनके शिष्यों को, और नंदलाल बोस की भी तस्वीर
देख लीजिए, ठीक है। नंदलाल बोस विश्व भारती के आचार्य थे, ठीक है, विश्व भारती के वो आचार्य थे। तो केटी शाह का विचार था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया, ठीक है। नंदलाल बोस और उनके शिष्य की अगर बात करें, नंदलाल बोस एवं उनके शिष्यों ने भारतीय संविधान के 22 भागों में 22 चित्र बनाए थे। संविधान के कुल पृष्ठों की संख्या ध्यान रखिएगा 251 थी, लेकिन और सब पर चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए 22 भाग, प्रथम जहां पर भाग की शुरुआत होती थी, नेक्स्ट भाग नेक्स्ट पार्ट की, वहां पर जो उस पहले पेज में इसका चित्रण जो है वो किया गया, ठीक है। उद्देशिका वाले पृष्ठ पर चित्रांकन। अब देखिए मूल संविधान के उद्देशिका वाले पृष्ठ पर चित्रांकन, यानी जो 22 भाग थे, उस 22 भाग में जो तस्वीर थे वो नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने मिलकर तैयार किया। लेकिन जब प्रियम्बल वाली जब बात आएगी, ठीक है, जो उद्देशिका वाला पेज है और साथ में जो कवर पेज है, तो कवर पेज में आप देखिएगा उसमें नेशनल एम्बलम जो लगा हुआ है, उसकी डिजाइन, उसकी तस्वीर जो है दीनानाथ भार्गवा ने तैयार की थी। लेकिन जब प्रस्तावना यानी उद्देशिका वाले पृष्ठ की बात आती है, तो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने उसकी जो है तस्वीर तैयार की थी, ठीक है। ये सारे नाम याद रखिएगा। देखिए ये नंदलाल बोस हो गए और वो है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। उद्देशिका वाले पृष्ठ पर चित्रांकन, मूल संविधान के उद्देशिका वाले पृष्ठ पर चित्रांकन का कार्य नंदलाल बोस के एक शिष्य ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था, ठीक है। इसलिए प्रस्तावना में देखिएगा बहुत ही छुपा हुआ एक नाम वहां पे सिग्नेचर है राम का, राम के नाम से इन्होंने सिग्नेचर किया भी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या क्या तस्वीर है, इस चीज को समझिएगा। आपको हमने क्लियरली ये बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन क्या है कि अगर आप संविधान की प्रस्तावना देखिएगा, इसके चारों तरफ जो हाशिए हैं, उस हाशिए में ये सारी तस्वीरों का अंकन है, ठीक है, अंकन है। अगर आप उद्देशिका के इस साइड में देखिएगा तो इस साइड में हाथी है, ठीक है। इस साइड की बात करिए तो यहाँ पे वृषभ हो जाएगा, इस साइड में यहाँ पर जो है बाघ है और इधर जो है अश्व है, ठीक है। तो सब जो है अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा तो आपको ये सारी तस्वीरें उस पर दिखेगी। अब सवाल ये उठता है कि हाथी, हाथी किसका प्रतीक है? इस बात को समझिएगा कि वो संविधान के उच्च स्तरीय बौद्धिक होने का प्रतीक, यानी हाथी का शरीर जो है विशाल होता है, व्यापक होता है, तो हमारे संविधान के उच्च स्तरीय बौद्धिक होने का जो प्रतीक है वो हाथी है, ठीक है। बाघ की बात करें तो बाघ क्या, निर्भीक और संप्रभु होने का प्रतीक है। ये सब आप समझ जाइए, ये बात कोई नहीं बताता होगा आपको, ठीक है ना। तो ये सब बहुत मुश्किल से, बहुत रिसर्च के बाद जो है ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। इसमें कला की बहुत सारी पुस्तकें हमने पढ़ी, वहां पर कुछ वहां पे, और फिर जो है हमने इसके इमेजेस निकाले और इमेजेस निकाल कर फिर हमने अपने तरीके से जो है इसको यहाँ पे सजाया। और ऐसा प्रेजेंटेशन फिर आपने कभी नहीं देखा होगा। ये आप खुद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर जो है इसके बारे में बताइए अगर आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। तो संविधान के उच्च स्तरीय बौद्धिक होने का प्रतीक जो है वो हाथी है। बाघ जो है संविधान के निर्भीक और संप्रभु होने का प्रतीक, ठीक है। इसके बाद अश्व की बात करें तो अश्व जो है घोड़ा हो गया, ठीक है, संविधान के गति और शक्ति का प्रतीक। जब वृषभ की बात आती है तो संविधान के धैर्यवान और साधुवत होने का प्रतीक जो है वो क्या हो जाएगा, वृषभ। और ये पूरा जो तस्वीर है उस तस्वीर का जो अंकन है वो राम मनोहर सिन्हा ने किया था। अब आप जब देखेंगे ओरिजिनल तो यही बैल यही हाथी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमने जो है एक प्रतीक के तौर पर नेट पे सर्च करके उसको निकाला और वहां पे डाल दिया ताकि और सुंदर जो है वो दिखे, ठीक है। तो उद्देशिका वाले पृष्ठ पर जो चित्रांकन है ये आप समझ में आ गया, हाथी, बाघ, अश्व, वृषभ, ठीक है। जबकि आप देखिएगा कि अगर आप नेशनल एम्बलम की बात करेंगे तो नेशनल एम्बलम में हाथी, बाघ, घोड़ा, हाथी, हा बा दा, इसके बाद ठीक है हम भेंगे, हाथी, बाघ, इसको भी समझ लीजिए कि जैसे अगर नेशनल एम्बलम की बात आएगी, इसको समझा दे रहा हूँ, हालांकि जो है इसके बारे में मैं आपसे अलग से कोशिश करूँगा बतलाने की, ठीक है। ये जस्ट लाइक आप देखिए कि ये जो है इस तरह से अंकन है, 3 शेर, एक पीछे है, ठीक है, 4 शेर है। लेकिन आप देखिएगा ये जो प्लेटफॉर्म है, एक क्रॉस इधर है, एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस इधर है, और 2 क्रॉस के बीच में एक जानवर इधर, एक जानवर इधर, एक जानवर इधर, एक जानवर इधर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हा बा दा भेंगे बा, ठीक है, हा गो सांसी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाथी हो जाएगा, इधर घोड़ा, इधर सांड
और इधर हो जाएगा सिंह। ठीक है, यहां पे हाथी घोड़ा सांड सिंह है, यहां पर बाघ नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पर बाघ नहीं है, तो हाथी है इस साइड में, पीछे हाथी है, पीछे सिंह है, सामने वाले देखिए घोड़ा और सांड है, और ऊपर जो है 4 शेर है। तो 4 शेर और 4 जानवर यानी 8 जानवर है, और शेर जो है 4 + 1 इधर हो जाएगा, 5 जो है शेर है, और इसके बाद 1 और 2 और 3 हो गए, यानी टोटल जानवरों का प्रकार जो है वो 4 है, और टोटल जानवरों की संख्या 8 है, लेकिन प्रकार कौन कौन है? हाथी है, घोड़ा है, सांड है, और 5 तो शेर ही है। ठीक है, यहां पर लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर सिंह का अंकन नहीं है। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एम्बलम में हाथी का है, नेशनल एम्बलम में सांड का है, नेशनल एम्बलम में घोड़े का है, लेकिन बाघ की जगह पर नेशनल एम्बलम में जो है वो क्या है? सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिएगा, इन सब के अतिरिक्त प्रस्तावना पर निम्न का भी अंकन है। मोर, ठीक है, मोर का अंकन है। मोर जो है शुचिता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। हंस जो है वो नैतिकता का प्रतीक है, और पद्म जो है, कमल जो है वो नव सृजन का प्रतीक है। ठीक है, नव सृजन का प्रतीक है। ये नेशनल फ्लावर भी है, और नेशनल फ्लावर जो कमल है वो कमल नव सृजन का प्रतीक जो है वो क्या है कि माना जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, कि प्रस्तावना का जो डिजाइन था वो डिजाइन किसने तैयार किया था? राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, और उसमें क्या है? हाथी का है, इसके बाद बाघ का हो जाएगा, इसके बाद घोड़ा और सांड का अंकन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मोर का भी है, इसके बाद कमल का भी है, और साथ में हंस का है। और सब का क्या मतलब होता है? ये सारे मतलब इसलिए समझना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए समझना चाहिए भाई। आप हाथी घोड़ा हाथी कुछ हर एक चीज के अंकन के पीछे कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट जो है वो छिपा हुआ था। वो कॉन्सेप्ट क्या है? उस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ जाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी चीज को, हाथी जो है विशालता का, तो एक हाई इंटेलेक्चुअलिटी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, उसी तरह से बाघ जो है वो निर्भीक होता है। हमारा संविधान क्या है? निर्भीक है। हमारा संविधान क्या है? संप्रभु। देखते हैं बाघ का जंगल में जहां पर होता है, या शेर जो भी है, उन सब का देखिएगा अपना एक धाक होती है, उनकी अपना एक राज होता है, जो और उनकी अपनी एक संप्रभुता होती है जो कोई हनन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अश्व जो है गति का प्रतीक है, और घोड़ा अश्व की जो है वो क्या है कि गति का, और जब हम वृषभ की बात करते हैं तो वो धैर्यवान और साधुवत होने का प्रतीक होता है। लेकिन मोर शुचिता का, हंस जो है नैतिकता का, और पद्म जो है यानी कमल जो है वो क्या है? नव सृजन का प्रतीक माना जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब बहुत ही मूल्यवान है मेरे हिसाब से। मैं तो इसे समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए संविधान का कवर पेज की अगर बात करिए, कवर पेज जो है जब आप देखिएगा तो संविधान के कवर पेज पर अशोक स्तंभ के डिजाइन बनाने का काम दीनानाथ भार्गवा, और ये समझ जाइए ये जो है अभी हाल में ये इंदौर के रहने वाले थे। ठीक है, ये इंदौर के रहने वाले थे, और ये भी नंदलाल बोस के ही जो है शिष्य थे। ठीक है, और इनके भी हाल में 1-1.5 साल पहले इनकी डेथ हुई है, तो उस समय बड़े चर्चे में रहे थे। तो दीनानाथ भार्गवा जो नंदलाल बोस के शिष्य थे, उन्होंने संविधान के कवर पेज पर अशोक स्तंभ के डिजाइन बनाने का काम किया। ठीक है, उन्होंने डिजाइन बनाने का काम किया, और भारत सरकार ने, एक बात ध्यान रखिएगा, कि इसे नेशनल एम्बलम के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। यहां पर इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी 1950 इससे जो है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को नेशनल एम्बलम को अपनाया गया। इसी प्रकार 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जिस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया गया वह इंदौर के रहने वाले दीनानाथ भार्गवा ने तैयार किया था, और यह नंदलाल बोस के ही शिष्य थे।
और उनका चेहरा जो है, उनकी तस्वीर जो है हमने यहाँ पे लगाई है, जो कि वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इन्हें जरूर जो है याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए संविधान में अंकित दृश्य जो 22 भाग थे, ठीक है ना, उस संविधान के 22 भाग में जो अंकित दृश्य है वो दृश्य क्या है, धार्मिक भी है, पॉलिटिकल। और एक बात देखिएगा कि उसमें जो अंकन उस समय किया गया, उसमें मतलब कह सकते हैं कि जो भारत की जो संस्कृति, भारत की जो परंपरा, भारत के जो महान जो सांस्कृतिक नवोन्नयन के जो परिचायक रहे हैं, उनका अंकन हुआ। अगर आज सोचिए, आज उसका अंकन किया जाता या करने की कोशिश होती तो यहां पर बहुत सारी अनर्गल बातें होने लगती, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और देखिएगा किसका किसका अंकन था। अगर धार्मिक दृश्यों की बात करें तो श्रमण, ब्राह्मण और सिख, ठीक है ना, श्रमण, ब्राह्मण और सिख धर्म के प्रतीकों का अंकन या उनके पर्सनालिटी का अंकन किया गया। श्रमण मतलब हो गया ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में जिस बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जन्म हुआ, उसको श्रामणेर धर्म कहा जाता है, उसे श्रमण धर्म कहा जाता है। तो महावीर और महात्मा बुद्ध, इनका अंकन है। ब्राह्मण धर्म की बात करें, वैदिक गुरुकुल हो गए, राम हो गया, लक्ष्मण व सीता की अयोध्या वापसी, सोचिए अयोध्या वापसी, ठीक है, श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता का उपदेश। तो ये सब क्या है, अब आप प्रमाण मांगोगे, ठीक है, प्रमाण मांगेंगे वो अलग चीज है, ठीक है, प्रमाण कर, लेकिन आप समझिए अगर संविधान में इसे जगह मिला है तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति की जो परंपरा, जो सांस्कृतिक रवायतें हैं, उसकी अपनी एक पहचान है और उस पहचान को यहाँ पर भी जगह देने की कोशिश हुई है। और सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिख गुरु थे, उनको उनके भी तस्वीरों का अंकन जो है वो क्या कि हुआ है। ठीक है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से महावीर, महात्मा बुद्ध, श्रमण धर्म का, ब्राह्मण धर्म का वैदिक गुरुकुल, राम, लक्ष्मण व सीता की अयोध्या वापसी, श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश। ठीक है, सिख के धर्म की दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह का अंकन हुआ। संविधान में अंकित दृश्य की बात करें पॉलिटिकल, तो प्राचीन काल के अशोक व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, ठीक है, मध्यकालीन भारत में अकबर और शिवाजी का अंकन है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी की बात करें, टीपू सुल्तान, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, टीपू सुल्तान, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का उस पर जो है अंकन किया गया है। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है आज के इस क्लास में हमने इतनी सारी बातें आपको बताई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में जो है इसको समझने वाली बात है और हमने बहुत ही रोचक तरीके से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होगी, दिमाग पर अनावश्यक दबाव डाले, अनावश्यक जो है कह सकते हैं कि जो प्रेशर दिए, आपने ये सारी बातें जो है समझ ली, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस क्लास में इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।